तो चलिए आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे। कल हम लोग इतिहास विषय पर एक सामान्य समझ विकसित कर रहे थे कि इतिहास है क्या। ठीक है, उसे आप यूं कह सकते हैं कि इतिहास एक सामान्य परिचय। हम लोग इतिहास विषय के संदर्भ में सामान्य जानकारी ले रहे थे कि इतिहास है क्या। तो जल्दी जल्दी 5 मिनट में कल की क्लास विषय में हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं कि इतिहास शब्द की यानी हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, ये जो हिस्ट्री शब्द है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, किस भाषा के? ग्रीक भाषा के हिस्टेरिया शब्द से हुई है। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक, और हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञात होना। ठीक, और इसी हिस्ट्री का हिंदी भाषा का शब्द है इतिहास। इतिहास शब्द का आशय है वह जो निश्चित रूप से घटित हुआ है। ठीक है, यानी इतिहास विषय ये कहता है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह निश्चित रूप से अतीत काल में घटित हो चुका है। इसका आशय यह है कि इतिहास विषय के अंतर्गत अतीत काल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अतीत काल में तो ढेर सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, तो क्या समस्त का अध्ययन किया जाता है? नहीं। इतिहास विषय के अध्ययन के केंद्र में मानव है। इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। इस धरती पर मानव का जब से उद्भव हुआ तब से लेकर अब तक की प्रमुख प्रमुख घटनाओं का अध्ययन इतिहास विषय के अंतर्गत किया जाता है। इतिहास के अध्ययन के केंद्र में मानव है, मानव जीवन और उसका समाज। इतिहास की परिभाषा में भी कहा जाता है मानव जीवन तथा उसके समाज से संबंधित अतीत कालिक महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध, निष्पक्ष तथा विवेचनात्मक वर्णन इतिहास कहलाता है। इतिहास विषय के अंतर्गत मानव जीवन और उसके समाज से संबंधित अतीत कालिक समस्त घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। कल हमने बताया था सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन और उसके समाज से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? महत्वपूर्ण घटनाओं का। कल हमने आपको ये बताया था कि महत्वपूर्ण घटना कहते किसे हैं। तो वह घटना जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन तथा उसके समाज पर परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न हो, उसी को महत्वपूर्ण घटना कहा जाता है। और ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध, निष्पक्ष तथा विवेचनात्मक वर्णन इतिहास विषय के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ समझें, जो मैं महत्वपूर्ण समझूंगा आपको नोट कराऊंगा। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि इतिहास विषय के अध्ययन का मुख्य लाभ क्या है। तो देखो,
अतीत कालिक महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय के अंतर्गत नहीं किया जाता है ना। मानव का यह स्वभाव है कि वह हमेशा कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है कि नहीं। मानव का यह स्वभाव है कि वह हमेशा कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है। अब अतीत काल में किस व्यक्ति ने कौन सा कार्य किया, उस कार्य का क्या परिणाम हुआ और उस परिणाम ने मानव जीवन तथा उसके समाज पर क्या परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न किया। अब परिवर्तनकारी प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। इसका लेखा जोखा तो इतिहास विषय के अंतर्गत ही मिलता है। देखिए, मानव ऐसे ही कार्य नहीं करता, कार्य करने से पूर्व वह योजना भी बनाता है, प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। पहले योजना तत्पश्चात कार्य, और जब आप कार्य करेंगे तब मिलेगा परिणाम, और जब परिणाम आएगा तो आपके जीवन पर उसका प्रभाव उत्पन्न होगा। हो सकता है कि नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो अथवा सकारात्मक प्रभाव। तो कार्य से पहले योजना, तो मानव के समक्ष इतिहास विषय एक आईना होता है। मानव को सचेत करता है इतिहास विषय कि हे भैया, अपनी योजना बनाने से पूर्व एक बार सोच लीजिए, अपनी योजना में किसी ऐसे कार्य को शामिल मत कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन और आपके समाज पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो, है ना। अपितु अपनी कार्य योजना में ऐसे कार्यों को शामिल कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप आपके और आपके समाज पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो। ऐसी सीख, ऐसा लेखा जोखा इतिहास विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में कहां मिलता है। ये इतिहास की महत्वपूर्ण देन है, इतिहास पढ़ने का ये सबसे बड़ा लाभ है। ठीक है, कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि इतिहास विषय के अध्ययन का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, शायद आप लोगों को किसी बुक में नहीं मिला होगा, तो उसे समझिए। यहीं पर आकर हम लोगों ने कल की क्लास को ब्रेक कर दिया था। देखिए, इतिहास विषय के अध्ययन का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वो ये कि इतिहास विषय विकास प्रक्रिया को, इसे ध्यान से समझिएगा, यही है इतिहास विषय के अध्ययन का सबसे प्रमुख लाभ। इतिहास विषय विकास प्रक्रिया को वर्तमान से आगे ले जाने में सहायता करता है। वर्तमान समय तक जितना विकास हुआ है, यदि इतिहास विषय का उद्भव न होता तो विकास प्रक्रिया जहां है वहीं रह जाती, उससे आगे विकास कार्य न होता। ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। उदाहरण देखिए, कल हमने आप लोगों को उदाहरण दिया था
कि भारत में एक मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि। अग्नि मिसाइल नाम सुना होगा। सबसे पहले बनी अग्नि फर्स्ट, पता है कि नहीं? फिर बनी अग्नि सेकंड, फिर बनी अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ, अग्नि फाइव, और वर्तमान समय में अग्नि 6 के लिए हमारे वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं। अग्नि 6 एक लेडी हैं, वो इसकी चीफ हैं, उसे लीड कर रही हैं उस टीम को। अग्नि फर्स्ट मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। ठीक है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 प्लस किलोमीटर है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है भारत की। अब एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जिन वैज्ञानिकों ने अग्नि फर्स्ट मिसाइल बनाया था, क्या उन्होंने ही अग्नि 5 को भी बनाया? हाँ? नहीं। हमारे हजारों वैज्ञानिकों के कई वर्ष तक सतत प्रयास के परिणाम स्वरूप अग्नि फर्स्ट मिसाइल बनी थी। इसके निर्माण में महान वैज्ञानिक भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का महत्वपूर्ण योगदान है। अग्नि 5 मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिकों की टीम बिल्कुल अलग थी। अग्नि 6 मिसाइल जो वैज्ञानिक बना रहे हैं, उनमें अग्नि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले एक भी वैज्ञानिक शामिल नहीं हैं। अब हम यही इतिहास का योगदान आपको बता रहे हैं। अग्नि मिसाइल के जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की हिस्ट्री है, यानी अग्नि मिसाइल किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है, वो किसी रिटन फॉर्म में तो रखी होगी, चाहे हार्ड कॉपी में चाहे सॉफ्ट कॉपी में, है ना? आप एक बार कल्पना करिए कि अग्नि मिसाइल के टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री को यदि समग्रता में आज डिलीट कर दिया जाए, हमारे वर्तमान वैज्ञानिकों को यह पता ना हो कि अग्नि मिसाइल की टेक्नोलॉजी कैसे कार्य करती है, तो क्या अग्नि 6 मिसाइल बन सकती है? नहीं बनेगी। हमारे वैज्ञानिक चाहे जितना वर्ष तक कार्य करें, जो अग्नि मिसाइल बनेगी वह फिर से अग्नि फर्स्ट होगी और उसकी मारक क्षमता हो सकता है कि 700 किलोमीटर के स्थान पर 1000 किलोमीटर हो जाए, 1500 किलोमीटर हो जाए, लेकिन 5000 प्लस किलोमीटर तो नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने आज तक ऐसी मिसाइल का आविष्कार किया ही नहीं कि जिसके फर्स्ट फेज में ही, फर्स्ट वर्जन में ही, प्रथम संस्करण में ही उसकी मारक क्षमता 5000 प्लस किलोमीटर हो गई हो, है ना? अब आज हमारे वैज्ञानिक करते क्या हैं? अग्नि मिसाइल के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री हमारे पास रिटन फॉर्म में है, उसे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में प्रयोगशालाओं में बैठकर अच्छे से पढ़कर प्रयोग करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और उन्हें यह समझ विकसित हो जाती है
कि यदि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो अग्नि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या 5 मिसाइल हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए उन्हें अतीत काल में जितनी मेहनत की गई है उस पर कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां तक का इतिहास उन्हें ज्ञात है और इस विकास प्रक्रिया को वर्तमान से आगे बढ़ा रहे हैं। 4-6 वर्षों की परिश्रम के पश्चात एक दिन अग्नि 6 भी बन जाएगी। जैसे अग्नि फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, जिस समय अग्नि 5 का परीक्षण किया गया पूरी दुनिया को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भारत अग्नि 5 मिसाइल का 5000 प्लस किलोमीटर मारक क्षमता की ऐसी मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। अमेरिका तक को हलचल हो गई कि इंडिया सेल्फ यानी अपने व्यक्तिगत वैज्ञानिकों की शक्ति पर ऐसे कैसे कर सकता है ना। तो ये इतिहास विषय की सबसे बड़ी देन है। इतिहास विषय विकास प्रक्रिया को वर्तमान से आगे ले जाने में सहायता करता है। यदि इतिहास लेखन की परंपरा न होती, अतीत कालिक महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन न किया जाता होता, तो विकास प्रक्रिया वर्तमान समय से आगे की तरफ न बढ़ पाती। इतिहास का आशय सिर्फ और सिर्फ किताबों अथवा नोटबुक में लिखा गया ही इतिहास नहीं है। अपने मनो मस्तिष्क में अतीत कालिक महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण होना भी इतिहास है। हमें अपने परिवार का इतिहास, अपने समाज का इतिहास, अपने स्कूल का इतिहास किसी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। उसे हम अपने अनुभव से ही अपने इतिहास को जानते हैं। इसी तरीके से इतिहास एक मनोवृत्ति है। अतीत कालिक महत्वपूर्ण घटनाओं को उनकी क्रमबद्धता में जानना ही इतिहास है। उसके लिए लिखना कोई आवश्यक नहीं है। बातें समझ में आई? तो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इतिहास विषय का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इतिहास विषय विकास प्रक्रिया को वर्तमान से आगे ले जाने में सहायता करता है। बातें समझ में आई? अब देखो भैया, इतिहास विषय का जनक इतिहास विषय का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यूनानी विद्वान हेरोडोटस। किसे? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। ये इतिहास की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। हेरोडोटस ने जो हिस्टोरिका लिखी और हेरोडोटस ने जो इतिहास लेखन की परंपरा शुरू की, वो स्टोरी फॉर्म में थी। कैसी थी? स्टोरी फॉर्म में थी। यानी बिल्कुल कहानी जैसी। इतिहास बिल्कुल कहानी जैसा लिखा जाता था। लेकिन इतिहास शब्द का आशय क्या है? अभी हमने आपको बताया था। इतिहास कहता है, इतिहास शब्द का आशय है वह जो निश्चित रूप से घटित हुआ है। यानी इतिहास कहता है कि जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं वह निश्चित रूप से घटित हो चुकी है। निश्चितता इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। लेकिन स्टोरी यानी कहानी में
निश्चितता का अभाव होता है। कहानी हो सकता है कपोल कल्पित हो, कहानी हो सकता है एक कोई 11 बनाई गई हो, बढ़ा चढ़ा कर बताई गई हो। कैसे माने कि जो स्टोरी, जो हिस्ट्री आपने बताया वह निश्चित है, वो सत्य है, वो वैज्ञानिक है ना। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी का एक जर्मन विद्वान हुआ रैंके। कौन हुआ? रैंके। उसने कहा इतिहास कहानी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इतिहास वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा जाना चाहिए। तो रैंके को वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक किस पद्धति पर कार्य करते हैं? वैज्ञानिक यानी विज्ञान कारण कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोगों को पता होगा, कारण कार्य सिद्धांत पर विज्ञान कार्य करता है, नहीं? रैंगे का कहना था कि इतिहास भी कारण कार्य सिद्धांत पर लिखा जाना चाहिए, कहानी की भांति नहीं। ठीक। एक अन्य ब्रिटिश विद्वान हुआ ब्यूरी। क्या नाम था? ब्यूरी। ये ब्रिटिश विद्वान था। ब्यूरी तो यहां तक कहता है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, बिल्कुल साइंस के इक्वल। जैसे साइंस वैसे ही विज्ञान। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, यानी हिस्ट्री भी साइंस के इक्वल है। कब? जब हिस्ट्री यानी इतिहास कारण कार्य सिद्धांत के आधार पर लिखा जाए, तो हिस्ट्री में भी विज्ञान की भांति निश्चितता आएगी। कैसे? जैसे देखो, अगर हम हेरोडोटस की बात करें, हेरोडोटस जैसा इतिहास बताता था, जैसा इतिहास लिखता था, वो कहानी के फॉर्म में लिखता था। यदि हम ये कहें, ठीक है, मौर्य वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था अशोक। यदि मैं कहूं मौर्य वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम था अशोक, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा। उस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये कहानी है, क्या पता कि कोई अशोक हुआ भी, क्या पता कि उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा भी, क्या पता कि कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, क्या पता कि कलिंग युद्ध में 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। हम क्या जाने, निश्चितता है क्या? हाँ? लेकिन यदि हम ये कहें, ठीक, मौर्यवंशी शासक अशोक के ढेर सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं,
अशोक के 13वें दीर्घ शिलालेख में लिखा गया है कि अशोक कहता है कि मैंने, ऐसा अभिलेख में लिखा गया है, मैंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध में 1,00,000 लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध से मैं इतना अधिक मर्माहत हुआ कि अब हमने युद्ध विजय की नीति का त्याग करके धम्म विजय की नीति को अंगीकार कर लिया है। यदि ऐसा लेखन किया जाएगा तो देखिए यहां कारण कार्य मौजूद है। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा, उसमें 1,00,000 लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि कलिंग युद्ध से अशोक इतना अधिक मर्माहत हुआ कि उसने ये कसम खा ली कि भविष्य में हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब हम सांस्कृतिक विजय करेंगे, लोगों के दिल को जीतेंगे, शरीर को नहीं जीतेंगे, है ना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अशोक का 13वां दीर्घ शिलालेख, जिसे अशोक ने स्वयं लिखवाया था, उसमें ये बातें लिखी गई हैं। कारण के रूप में अशोक का अभिलेख मौजूद है, जिसे जानना हो जाकर अभिलेख पढ़ ले। इसलिए ये कार्य इतिहास, ऐसा कथन हम अशोक के विषय में कर रहे हैं, यही है वैज्ञानिक इतिहास लेखन, यही है कारण कार्य सिद्धांत के आधार पर लिखा गया इतिहास। और जब इस आधार पर इतिहास लिखा जाता है, उसी को वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है। समझ में आया? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भारत में प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार कौन है। तो विश्व की बात हो रही है, और भारत का प्रथम ऐतिहासिक वैज्ञानिक ग्रंथ कौन सा है। तो यदि आपको भारत का इतिहास जानना है ना, तो भारत के इतिहास का जो आरंभिक स्रोत है, जहां से भारत का इतिहास हमें ज्ञात होता है, उसका तो भैया मूल स्रोत है पुराण साहित्य। पुराणों का नाम आपने सुना होगा, पुराण साहित्य, है ना। पुराणों के रचयिता कौन हैं? हाँ, पुराणों के रचयिता कौन हैं? ऋषि लोमहर्ष। कौन है? ऋषि लोमहर्ष, अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों का रचयिता माना जाता है ना। अपने पुराण साहित्य में भारत का विशद इतिहास प्राप्त होता है, और ये इतिहास आज का या 100-200 वर्षों का, 1000 वर्षों का नहीं है ना। पुराण साहित्यों में 5 अध्याय हैं बड़े महत्वपूर्ण। एक अध्याय का नाम है सर्ग। आगे हम आपको पढ़ाएंगे। सर्ग अध्याय में यह बताया गया है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वर्णन किया गया है। तो इतिहास ही तो है। दूसरा अध्याय है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग में यह वर्णन किया गया है कि प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि की रचना कैसे हुई। प्रलय सृष्टि, सृष्टि प्रलय, ये क्रम तो लगा रहता है ना, पढ़े हो, सुने हो। तो प्रतिसर्ग अध्याय में ये बताया गया है कि प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि की रचना कैसे हुई।
तीसरा अध्याय है मनवंतर। देखो, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि हम सब महाराजा मनु की संतान हैं, इसीलिए तो हम मानव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानव। जितनी बार सृष्टि की रचना होगी उतने बार मनु को अवतरित तो होना पड़ेगा। तो आज तक कौन कौन मनु हुए, उनका क्या समय रहा, इसका वर्णन इसी मनवंतर खंड में दिया गया है। ये भी इतिहास है, धार्मिक इतिहास है। और चौथा अध्याय महत्वपूर्ण है, वंश। इसमें आपके जितने देवी देवता हैं उन सबकी वंशावली दी गई है। भगवान शिव, राम, कृष्ण, गणेश, जिसकी भी आपको वंशावली देखना है, आपको पुराण साहित्य के वंश अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। और पांचवा अध्याय है वंशानुचरित। वंशानुचरित। इस वंशानुचरित अध्याय में प्राचीन भारत के जितने राजवंश हुए हैं, जैसे नंद वंश, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नाम सुने हैं? मौर्य वंश, शुंग, काण्व, सातवाहन, हाँ? जितने विदेशी राजवंश भारत में स्थापित हुए, गुप्त राजवंश, इन सबकी वंशावली और इतिहास दिया गया है। लेकिन ये वैज्ञानिक इतिहास नहीं है, ये स्टोरी फॉर्म में लिखा गया है। ये जो हमने ये बातें आपको बता दिया, यूपी कमीशन में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश तथा वंशानुचरित नामक भागों में विभाजित है? तो उत्तर क्या होगा? पुराण साहित्य। पुराण साहित्य इन 5 भागों में विभाजित हैं। आपसे आगे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पुराण साहित्यों के निम्नलिखित में से किस भाग में सनातन देवी देवताओं की वंशावली दी गई है? तो वंश अध्याय में। पुराण साहित्यों के किस भाग में प्राचीन भारतीय राजवंशों की वंशावली दी गई है? वंशानुचरित भाग में, है ना? आगे हम आपको जब वैदिक और वैदिकोत्तर साहित्य पढ़ाएंगे तो वहां इन सब पर विस्तृत चर्चा होगी। तो बात समझिए, भारत पर हमने बात किया था, भारतीय इतिहास। तो भारत में इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास का प्राचीनतम स्रोत तो पुराण साहित्य है, ठीक है? लेकिन ये स्टोरी फॉर्म में लिखा गया है। आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास जो कारण कार्य सिद्धांत पर लिखा जाता है, उस सिद्धांत को यह पुराण साहित्य फॉलो नहीं करता। तो सवाल ये उठता है कि वर्तमान समय का भारत का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है और भारत के प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार कौन है? तो उसका उत्तर आप जानिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा राजतरंगिणी। एक ग्रंथ है राजतरंगिणी, है ना? राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। किसकी रचना है? कल्हड़ की रचना है। कल्हड़ कश्मीर के विद्वान लेखक थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की है।
इसमें कुल 8 तरंग हैं, यानी 8 अध्याय हैं। ठीक है। कल्हड़ कश्मीर के शासक जय सिंह द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी की रचना 1148-49 ईस्वी के दौरान किया था। 1148-49 ईस्वी के दौरान किया था। और इस राज तरंगिणी में भूवैज्ञानिक युग से लेकर जय सिंह द्वितीय के शासन काल तक कश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया है। कहां का? कश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया है। और कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखने के लिए इतिहास निर्माण के वर्तमान समय के जितने प्रमुख वैज्ञानिक स्रोत हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, सिक्कों का प्रयोग, अभिलेखों का प्रयोग, इन समस्त का प्रयोग करके उन्होंने इस राज तरंगिणी ग्रंथ की रचना की थी। इसीलिए राज तरंगिणी को भारत का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ को भारत का प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार माना जाता है। राज तरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। राज तरंगिणी 12वीं शताब्दी ईस्वी की रचना है। राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कल्हड़ कश्मीर के शासक जय सिंह द्वितीय के दरबार में रहते थे। और राज तरंगिणी में कश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया। बातें समझ में आई? तो ये हमने आपके साथ थोड़ा सा कुछ इस संदर्भ में चर्चा किया। ठीक है। अब हम आप लोगों के साथ आगे चर्चा करेंगे इतिहास में काल विभाजन। जैसे आप लोग सुनते होंगे, ये प्राचीन काल है, ये मध्य काल है, ये आधुनिक काल है। इसके पीछे कारण क्या है? हम कैसे कहते हैं कि काल विभाजन? ठीक। तो देखिए, इतिहास में ये जो काल विभाजन है, ठीक, इस काल विभाजन को हम संज्ञाकरण भी कहते हैं। भाई, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल क्या है? संज्ञा ही तो है। हाँ, इसे हम नामकरण भी कहते हैं। अब पहला प्रश्न ये है कि ये काल विभाजन या संज्ञाकरण या नामकरण किस आधार पर किया जाता है? इसका आधार क्या है? बताइए। संज्ञाकरण या नामकरण का आधार क्या है? क्यों? आप क्यों किसी का नामकरण करते हो? अब ये बताओ। नामकरण संस्कार होता है। घर में कोई नया बेबी आता है, उसका नामकरण करते हो। क्यों? आइडेंटिटी के लिए। हाँ, कुछ करीब हैं। और अंतर के कारण। किस कारण? अंतर के कारण। आपके परिवार में जितना नाम है, यदि उनमें से किसी एक नाम का आप प्रयोग करें उस व्यक्ति के लिए, तो उस व्यक्ति की हकीकत को समझ नहीं पाएंगे।
कि उस व्यक्ति की पहचान हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जितने आपके फैमिली मेंबर्स के नाम हैं, वह नाम वर्तमान सदस्य को व्यक्त करने में असमर्थ है। इसीलिए हम एक नया नामकरण करते हैं। किस आधार पर? अंतर के आधार पर। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें, आप 5 किलोग्राम कोयला ले लीजिए, भट्ठी में डाल दीजिए, आग फर्स्ट क्लास एकदम प्रज्वलित हो जाए, भट्ठी एकदम दहक रही है, तो क्या कहते हो कि यह आग है? आग कहते हो ना? ये आग होता है। क्यों आप आग कह रहे हो? क्योंकि आग की अपनी विशेषता है, दाहकता, ऊष्मा देती है, थोड़ा सा कुछ प्रकाश भी देती है, ठंडी से निजात देती है। उस पर भोजन चढ़ा दीजिए तो पक जाएगा, चाय चढ़ा दीजिए तो उबल जाएगी, बन जाएगी। तभी तो हम उसे आग कहते हैं, है ना? आपने देखा होगा कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4-5 घंटे के पश्चात खूब नजदीक से हाथ से किए कोई ऊष्मा मिलती नहीं, कोई दाहकता मिलती नहीं, कोई प्रकाश प्राप्त होता नहीं। चाय चढ़ा दीजिए, उबलने का नाम ही नहीं लेती। तो क्या तब भी आप आग कहते हैं? फिर आप क्या कहते हो? राख कह देते हो, स्वतः कहते हो अरे ये तो अब राख है। तो राख क्या है? संज्ञाकरण है, नामकरण है, नाउनेशन है। किस आधार पर आपने नया नामकरण किया? अंतर के आधार पर। अतीत कालिक संज्ञा यानी आग वर्तमान को व्यक्त करने में असमर्थ है, इसलिए हम नया नामकरण करते हैं, है ना? ऐसे ही किसी कालखंड की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हीं विशेषताओं पर उस कालखंड का समाज, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था संचालित होती है। जब वो व्यवस्थाएं, वो विशेषताएं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती, तो हमें मजबूर होकर कह देना पड़ता है कि अब ये कालखंड समाप्त हो चुका है। अर्थात प्राचीन काल की अपनी कुछ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विशेषताएं रही होंगी। एक कालखंड ऐसा आया कि वो समस्त विशेषताएं तिरोहित हो गईं। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अब भी प्राचीन काल है। आज आप कहते हो कि मॉडर्न एज है, ये आधुनिक काल है, पोस्ट मॉडर्न एरा है। इसका मतलब कि प्राचीन काल और मध्य काल की जो मान्यताएं थी वो आज हमारे जीवन में कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसीलिए हम कहते हैं कि आधुनिक काल है। तो इन समस्त बिंदुओं पर कि कैसे ये नामकरण किया जाता है, इस पर चर्चा हम कल की क्लास पे करेंगे। बातें समझ में आई? टॉपिक लंबा है, उस पर हम चर्चा अभी करेंगे, उसमें कम से कम आधे घंटे लगता है। तो शुरू करें और कुछ मुकाम हासिल न कर पाए तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है? हमारे जो भी मित्रगण हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आज हमने आपका कोई कमेंट नहीं देखा है।
हाँ, कल की क्लास से आपके सारे कमेंट पर अंतिम 10 मिनट में मैं आंसर करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ आज इस क्लास को विराम देते हैं। कल फिर से 4 बजे आप लोग आइए। थैंक यू।